हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो सूरज शर्मा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लेकर आए हैं प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो बिल्कुल आसान है, आप सिर्फ वीडियो को देखते रहिए, ऐसा हो नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले चलेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन ये बहुत नॉर्मली बात है, 10 में है और 12 में भी है, इसलिए आपको इसको देखते रहना है, ठीक है ना। पहला है नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। पहला बात आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, यानी प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश की किरण। ध्यान से देखो, यदि प्रकाश किसी चिकने तल से, यहाँ पे एक चिकना तल बना है, ठीक है ना, यदि प्रकाश किसी चिकने तल से टकराकर, यानी देखो यहाँ से, ध्यान से देखो भाई, चित्र है, बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा हो नहीं सकता है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, चित्र बना रहे हैं, ठीक है ना। अब किसे कहते हैं भाई, ध्यान से देखो, यानी प्रकाश का परावर्तन यानी प्रकाश की किरण जब किसी चिकने तल से टकराती हैं और टकराकर अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम क्या बोले कि यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती हैं और टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं, इस घटना को ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें है पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, अब भाई ध्यान से देखो, इसको नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, यानी नियमित परावर्तन यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने मार्ग में वापस लौट जाती हैं, तो इस घटना को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, यानी चिकने तल से टकराए। देखो भाई, यहाँ पे चिकना तल है, कोई जरूरी नहीं इसको अगर हम और आगे की तरफ अगर हम बढ़ाते हैं, तो अगर हम फिगर अगर हम बनाएंगे आगे की तरफ, तो अगर ऐसा अगर हम फिगर बना रहे हैं भाई, ध्यान से देखिए, ये फिगर है, अगर हम ऐसे फिगर को अगर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो नियमित परावर्तन का मतलब कि एक चिकना तल का होना क्या है, जरूरी है। एक चिकना तल होगी तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में परावर्तन होगा, और ये परावर्तन क्या कहलाएगा, नियमित परावर्तन कहलाएगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या, यदि प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है और टकराकर उसका अधिकांश भाग अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। और दूसरा है क्या, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अब ध्यान से देखो, अनियमित परावर्तन क्या है कि यदि प्रकाश की किरण किसी खुदरे तल से क्या होती है, टकराती है। जैसे मान के चलो कि ये कोई खुदरा तल बना दिए भाई, ध्यान से देखो, ये क्या है, कोई खुदरा तल हम बना दे रहे हैं। यदि प्रकाश की किरण किसी खुदरे तल से क्या होती है, टकराती है, यदि खुदरे तल से अगर टकराएगी भाई, तो निश्चित है कि उसकी जो डायवर्सन की जो दिशा होगी वो कहाँ पे हो जाएगी, कोई गारंटी नहीं है। कोई इधर जाएगी तो कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी। देख लो, आ रही है कैसे और जा रही है, कोई गारंटी नहीं है कि कहाँ से चलेगी, ठीक है ना। तो आएगी कैसे और चली जाएगी कैसे, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई, इसको हम कहेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में कहीं से भी परावर्तन हो सकता है, आएगी कहीं और चली जाएगी कहीं और। तो यदि प्रकाश की किरण किसी खुदरे तल से अगर क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है, तो इस घटना को अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम, इसमें हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा, देखते रहिए, कॉपी और पेन लेकर ही बैठना है, ठीक है ना। प्रकाश के परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम। अब देखो भाई, प्रकाश के परावर्तन का नियम हम देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को बने रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। हम एक चित्र बना रहे हैं, ध्यान से देखो, इस चित्र को देखकर ही आप सारा डिफाइन कर देंगे। जो किरण आती है उस किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, आपतित किरण। अब भाई आई और टकरा कर अपने मार्ग में चली गई, तो इस किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण।
क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ये है आपतित किरण और ये है परावर्तित किरण। इस पर हम क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच रहे हैं। देखो ध्यान से, एक क्या खींच दिए? अभिलंब। इसको हम बोलेंगे क्या? अभिलंब। अब देखो भाई ध्यान से कि आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको हम I से निरूपित करेंगे, ठीक है ना। और परावर्तित किरण और अभिलंब के जो बीच कोण बनेगा, उस कोण को हम करेंगे क्या? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, इसको हम R से निरूपित करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि चित्र तुमको समझ में आ गया होगा। हम क्या बताएं कि प्रकाश के परावर्तन का नियम, तो इसके दो नियम हैं। पहला नियम हम देखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम। प्रथम नियम में हम क्या देखेंगे भाई? हम लिखवाएंगे नहीं, सिर्फ बोल दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम पहला नियम क्या लिखेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थिर होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अच्छा, इसको हम बोलेंगे कौन सा बिंदु? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। याद हो गया। और दूसरा नियम क्या बताएंगे हम भाई? यानी द्वितीय नियम। द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में हम क्या बताएंगे भाई? तो ध्यान से देखो, द्वितीय नियम में बताएंगे कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण, आपतन कोण को हम क्या चीज से निरूपित करते हैं भाई? I बराबर परावर्तन कोण। परावर्तन कोण R, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये दूसरा नियम है। तो हमको उम्मीद है कि प्रकाश का परावर्तन क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। तो चलेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन में। तो हम चलते हैं प्रकाश का अपवर्तन पे। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो ध्यान से देखो, अपवर्तन, परावर्तन में क्या होते थे कि प्रकाश की किरण टकराती थी और उसका अधिकांश भाग लौट जाती थी, और इसमें लौटेगी नहीं, एक माध्यम में जाएगी और दूसरे माध्यम में एंट्री कर जाएगी, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन में देखेंगे कि यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा दोनों बदल जाती हैं। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मानते हैं कि यहाँ पे एक माध्यम है वायु। वायु, वायु कौन सा माध्यम है भाई? तो विरल माध्यम। विरल, यहाँ लिख दे रहे हैं, वायु है विरल माध्यम। अब मान के चलो कि यहाँ पे हो गई, हम मान लेते हैं जल। और इसको हम मान लीजिए जल। ये है सघन माध्यम। भाई विरल माध्यम सघन माध्यम में समझ में आता है ना। जैसे विरल माध्यम में जैसे वायु हो गया, इसके कण दूर दूर पे होते हैं, ठीक है ना, इसकी घनत्व तो कम होती है। अब ये सघन माध्यम, सघन माध्यम सघन, घन, घना, जैसे जल, कांच, ये सब घना है, इसीलिए सघन, तो याद रखना है। वायु कह रहे हैं ना, तो ध्यान से देखिए, एक जो किताबी परिभाषा है, डिफिनेशन, उसमें भी कैसे समझाया इसको भी देख लो। यानी जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, यानी ये है विरल माध्यम से, यहाँ पर हमें एक अभिलंब खींच दे रहे हैं। देखो यहाँ से एक हम क्या कर लिए? अभिलंब खींच दे रहे हैं। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये है अभिलंब। यानी ध्यान से देखो, यदि प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती हैं तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाती हैं।
इस घटना को भी प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये क्लियर है कि दूर हट जाएगी भाई। इसको आना चाहिए था ऐसे, ध्यान से देखो, इसको ऐसे आना चाहिए था, ऐसे आती ना, लेकिन ये अभिलंब की तरफ क्या हो गई, झुक गई। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के लिए भाई दो नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम चलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन जाने और प्रकाश के अपवर्तन का नियम हम देखेंगे। तो इसमें प्रथम नियम है क्या कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, देखो उसमें होता था परावर्तित किरण और इसमें है अपवर्तित किरण। क्यों, क्योंकि ये प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में एंट्री कर रही है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद द्वितीय नियम में ये देखेंगे कि दो माध्यमों के लिए आपतन कोण I की ज्या तथा अपवर्तन कोण R की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। अर्थात हम कह देंगे क्या कि sin I by sin R = n, जहां पे n क्या है, अपवर्तनांक है। अब कोई पूछता है कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं भाई, अपवर्तनांक का परिभाषा होगा ना, तो अपवर्तनांक इसका नाम आएगा। तो ध्यान से देखो अपवर्तनांक का कि किसी माध्यम की प्रकाश की किरण की दिशा बदलने की क्षमता। अच्छा ये बताओ कि मान के चलो कि यहाँ पे एक माध्यम है यहाँ पे, और यहाँ पे कोई हम एक दूसरा माध्यम ले रहे हैं, और यहाँ पे वायु है, और वायु से प्रकाश की किरण किसमें आ रही है, जल में। जब वायु से जल में आएगी तो क्या होगी, अभिलंब की तरफ झुकेगी। हम बताएं प्रकाश का अपवर्तन में क्या कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। तो बताओ कि इसकी दिशा क्या हो गई, बदल गई। तो जब दिशा इसकी बदल गई तो इसका मतलब कौन बदला, तो बदला कौन, तो अपवर्तनांक ही बदला। तो बात समझ में आ गया कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो यही है। और जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तो जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतना ही क्या होती है, कम होती है। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, अब प्रकाश में जो ये हम नियम चलते हैं सापेक्ष तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम चलेंगे सापेक्ष तथा निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में कि सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखो सापेक्ष अपवर्तनांक, यदि प्रकाश पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो उसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे फर्स्ट एंड टू से निरूपित करते हैं। अगर लिखना होगा तो लिख दोगे कि इसे फर्स्ट एंड टू से निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा, यानी sin I by sin R = फर्स्ट एंड टू। अब इसके बाद चलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। किसके, निर्वात के सापेक्ष। यदि निर्वात में प्रकाश की चाल c हो तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तो यहाँ से अपवर्तनांक एक सूत्र आएगा n = c/v। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एयरफोर्स के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन से प्रश्न पूछता है, इसीलिए इसको हम ध्यान से देखें। अब हम चलते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए क्या, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए अपवर्तनांक। अब भाई दो माध्यम के लिए हम लेते हैं, अब मान के चलो कि एक हवा आ जाए और एक जल आ जाए। क्या आ जाए, एक हवा आ जाए और एक जल आ जाए। यानी हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई दो माध्यम होगा, जैसे ये वायु हो गया और यहाँ पे हम बना दिए किसका, जल का। ये हम बना दिए क्या है, जल। अब वायु से प्रकाश की किरण किस में जा रही है भाई, तो जल में। तो जब वायु से जल में जाएगी तो क्या होगी, थोड़ा सा अभिलंब की तरफ तो झुकेगी। तो हम चलते हैं किन्हीं दो माध्यमों के लिए। तो हम जानते हैं अगर फर्स्ट एक माध्यम और दूसरा माध्यम रहेगा, फर्स्ट एंड टू = तो स्नेल के नियम, जो हम प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीय नियम बताए थे उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, उसको भी याद रख लेना, वहां पे नोट में बोलना हम भूल गए थे। फर्स्ट एंड टू यानी ये हो जाएगा क्या, sin I by sin R, ठीक है ना। इसको हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है ना। और देखो ध्यान से, अगर मार्ग जैसे, अगर ये मार्ग ऐसे आ रही है तो अगर मार्ग विपरीत हो जाए, यदि आपतित किरण की दिशा विपरीत हो जाए, यदि प्रकाश किरण के दिशा विपरीत हो जाए,
विपरीत हो जाए। जब विपरीत हो जाएगी तो ये हो जाएगा 2n1, क्योंकि भाई वो फर्स्ट n2 था, ये दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाने लगा, तो ये हो जाएगा क्या, sin r बटा sin i। इसको हम समीकरण नंबर क्या बना दिए, 2 बना दिए। समीकरण 1 और 2 को आपस में हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण 1 गुणे 2 से, समीकरण 1 में 2 से हम क्या कर दिए, गुणा कर दें, तो ये हो गया फर्स्ट n2 गुणे 2n फर्स्ट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा sin i बटा sin r, गुणे ये हो जाएगा क्या, sin r बटा sin i। अब देखो भाई, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, यानी फर्स्ट n2 गुणे 2n फर्स्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा एक क्या मिल गया, सूत्र मिल गया। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि फर्स्ट n2 इज इक्वल टू, अगर इसको हम इस तरफ करेंगे तो ये 1 बटा ये कितना हो जाएगा, 2n फर्स्ट, क्योंकि ये इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, अगर फिर गुणा करेंगे तो ये यहीं पे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी हमको यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर ये वायु है एयर और ये जल है क्या, वाटर यानी W, अगर बीच में हम अपवर्तनांक की बात करते हैं तो पहला माध्यम अगर हम मान लेते हैं एयर a n और दूसरा मान लिया क्या, g इज इक्वल टू, इसको 1 बटा क्या लिख सकते हैं, यानी g नहीं है, w है ना, क्योंकि वाटर है, और इसको लिख सकते हैं 1 बटा WNA, यानी एक हमारा क्या मिल गया, यहाँ से एक सूत्र मिल गया। तो आप लोग देखते रहिए, रुकिएगा मत रोकना वीडियो, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसको ऐसे एक आसानी से कैसे याद करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या होगा कि A हो गया एयर और क्या किसमें जा रही है, वाटर में। अगर अपवर्तनांक हवा से किसमें गई, जैसे ये हवा से किसमें गई, जल में, फिर जल से अगर आ रही है किसमें, हवा में, तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, ANG बराबर 1 बटा GNA। इसको याद रखना कि कैसे जा रहे हैं। इसको अगर हम गुणा करेंगे तो ANG गुणे GNA बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। एकदम रुकना नहीं है, ठीक है ना, रुकना नहीं है एकदम। 3 माध्यमों के लिए एकदम देखते रहिए, ऐसा क्वेश्चन पे हाहाकार मचा दोगे, कोई परीक्षा में कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये क्वेश्चन बहुत लड़के देखते हैं, गलती कर देंगे, तो आप लोग देखेंगे ये 2 माध्यम के लिए था, 3 माध्यम के लिए चलते हैं। इन्हीं 2 माध्यमों के लिए ना था अपवर्तनांक, अब 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक में चलते हैं, ठीक है ना। तो 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक, 3 माध्यम के लिए अपवर्तनांक। अच्छा भाई, 3 माध्यम हम मानते हैं क्या, 3 माध्यम हम मान लेते हैं कि अगर पहला माध्यम हम मान लेते हैं क्या, पहला माध्यम मान लीजिए वायु, वायु का मतलब एयर, इसको ए से डिनोट कर दिए, माने प्रकाश की किरण दिशा पहले गई हवा में से जा रही है किसमें, जल में, यानी गई जल, तो जल को इंग्लिश में बोलते हैं W यानी वाटर, बात समझ आ रहा है। जल के बाद सीधा किसमें चली गई, कांच में, कांच को हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्लास। यानी हम एक एक अक्षर इसका ले रहे हैं, AWG। तो ध्यान से देखो, प्रकाश की किरण की दिशा कैसे जाएगी, एयर के बाद जाएगी किसमें, तो वाटर में यानी W में, फिर वाटर के बाद किसमें जाएगी, ग्लास में, और फिर ग्लास के बाद से फिर नीचे से निकल जाएगी किसमें, एयर में। अगर 3 माध्यम, तो ये एकदम क्रम याद रखना है। तो इसको अपवर्तनांक, यानी यहाँ पे ये भी n है, ये भी n है और ये भी n है, तो यहाँ से देखो एक सूत्र कैसे निकलेगा, ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। यहाँ से एक सूत्र है भाई, ये सूत्र की सहायता से अगर यहाँ से ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे W के जगह पर G हो जाएगी ना, तो वही चीज फिर आने लगेगा, वहां पे जहाँ W रहेगा वहां G हो जाएगा, जहाँ G रहेगा वहां W हो जाएगा। सीधा क्रम याद रखना है कि कौन सा क्रम चल रही है। तो हमको उम्मीद है कि ये समझ में आएगा। अच्छा, अगर हम चाहें तो इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसी चीज को देखो कई प्रकार से लिखा जा सकता है, जैसे ANW है ना, गुणे WNG है, इसको हम चाहेंगे तो बाटा में लिख सकते हैं क्या, 1 बटा, इसको लिख सकते हैं ना, ये गुणा में इधर, ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा GNA हो जाएगा ना। अब इसको हम अगर ऊपर करके लिखेंगे, अगर उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा ANG, अगर सीधा करके लिखेंगे तो ANG हो जाएगा, यानी ANW गुणे
डब्ल्यू एन जी। अब बराबर अगर इसको ऊपर करके लिखे तो ये हो जाएगा ए एन जी। क्रम चेंज हो गया ना। अगर देखो ये गुणा में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी ए एन डब्ल्यू बराबर इसको हम इधर लाएंगे तो ए एन जी, और ये बटा में हो जाएगा क्या, डब्ल्यू एन जी। यहाँ से हम ये भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमको उम्मीद है कि इस पे अगर हम क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोग को इसके अगले वाले वीडियो में, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए हमको शार्ट में करके थोड़ा सा लिख कर हम जल्दी जल्दी बता देते हैं कि वीडियो छोटा से छोटा बने और आप लोग जल्दी से जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। जहाँ पे है परिभाषा डिफिनेशन लिखा है, स्क्रीनशॉट करके आप क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए और नोट के साथ बैठिए। इसके बाद वाले वीडियो में जो भी हम यहाँ पढ़ाएं n बराबर c बाई v या 2 माध्यम के लिए या 3 माध्यम के लिए अपवर्तनांक, तो प्रकाश से संबंधित अपवर्तनांक के लिए हम क्या पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। तो बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो, आप मेरे वीडियो को जरूर देखिए और जहाँ तक उम्मीद है कि लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।